हेलो दोस्तों। मैं डॉक्टर पीयूष जोशी, डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट भिलाई से। दोस्तों, आज जिस चैप्टर पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 2, 5 ईयर प्लान इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट है। इसके पहले हमने इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में डिस्कस किया कि इंडिपेंडेंस के पहले या इंडिपेंडेंस के समय हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। इस चैप्टर में हम इंडिया के 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये 5 ईयर प्लान होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ में बता दूं। गवर्नमेंट 5 सालों में या आने वाले 5 ईयर्स में क्या क्या टारगेट बना के रखी है, क्या क्या गोल्स बना के रखी है, या हम क्या क्या टारगेट अचीव करना चाहते हैं, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कंट्री के मेन प्रायोरिटीज क्या है, इसके बारे में कुछ प्लानिंग करती है। इसको हम 5 ईयर प्लान बोलते हैं। और एक और ये बात भी इंपॉर्टेंट रहेगी कि गवर्नमेंट का जो 5 ईयर्स का टेन्योर होता है, जो गवर्नमेंट सरकार 5 साल के लिए आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 5 ईयर प्लान के जो ईयर्स हैं, इन दोनों में कोई सिंक्रोनाइजेशन, मतलब ये दोनों सेम नहीं है। हो सकता है गवर्नमेंट 1 साल में चेंज हो जाए, 2 साल में चेंज हो जाए, 6 महीने में चेंज हो जाए, दो महीने में चेंज हो जाए, या पूरे 5 साल का टर्म कंटिन्यू करे, तो वो मैटर नहीं करता। लेकिन जो 5 ईयर प्लान है, जो हम पढ़ेंगे आगे ईयर वाइज, वो 5 ईयर प्लान में कोई चेंजेस नहीं आएगा। गवर्नमेंट कोई भी आए, 5 ईयर प्लान का जो टेन्योर है वो पूरे 5 ईयर तक वैसे का वैसा चलता रहेगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है सर, या डेवलपमेंट प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग क्या है? तो इकोनॉमिक प्लानिंग या 5 ईयर प्लान एक तरीके से एक सिस्टम है जो एक सेंट्रल प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है। अब एक कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, जैसे हमारे इंडिया में पहले प्लानिंग कमीशन था, अब वो नीति आयोग हो गया है। तो वो प्लानिंग कमीशन जब थी तो वो एक पूरा सिस्टम तैयार करती थी कि भाई क्या टारगेट्स होगा एक सर्टेन पीरियड तक, और उन टारगेट्स को कैसे अचीव किया जाएगा, उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज होगी, क्या गवर्नमेंट प्रोग्राम बनाएगी, क्या कैसे उसे अचीव किया जा सकता है, उसके लिए गवर्नमेंट ने जो सिस्टम तैयार किया है उसे हम इकोनॉमिक प्लानिंग बोलते हैं। अब ये इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो दो टाइप की होगी। कौन कौन सी? डायरेक्टिव प्लानिंग और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। डायरेक्टिव प्लानिंग एज अ नेम सजेस्ट क्या होगा, सिर्फ गवर्नमेंट डायरेक्शंस देगी, मतलब गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होगा। गवर्नमेंट पार्टिसिपेट खुद से नहीं करेगी कि गवर्नमेंट बैंकिंग सिस्टम में भी है, गवर्नमेंट फैक्ट्रीज भी लगा रही है, गवर्नमेंट प्रोडक्शन का भी काम कर रही, नहीं। गवर्नमेंट का काम होगा सिर्फ डायरेक्ट करना, डायरेक्शन देना, कि गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन बना देगी, इंस्ट्रक्शंस दे देगी, और पूरा पूरा काम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर या प्राइवेट सेक्टर्स काम करेगा। गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होगा, उसे हम डायरेक्टिव प्लानिंग बोलेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देखिए, इन सच अ प्लानिंग देयर इज नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ। जबकि अगर बात करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की, तो कॉम्प्रिहेंसिव में गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करेगी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो ये जो डायरेक्टिव प्लानिंग वाला जो प्रोसेस होता है, जनरली ये सोशलिस्ट इकोनॉमी में ज्यादा होता है, और कॉम्प्रिहेंसिव वाला मिक्स्ड इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ज्यादा होता है। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव वाले में गवर्नमेंट खुद से आती है पार्टिसिपेट करने, तो प्राइवेट सेक्टर भी होता है और गवर्नमेंट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट बैंक भी है और प्राइवेट बैंक भी है, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज भी है और प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी है। तो वहां पे गवर्नमेंट भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है, उसे हम कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग बोलते हैं। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारे इंडिया में पहले, बहुत पहले, आई थिंक 2015 से पहले की अगर मैं बात करूं, तो 15 मार्च 1950 को हमारे इंडिया में प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया कि वो 5 ईयर प्लान बनाने के लिए कमिटी, एक जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि एक सेंट्रल प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा जो पूरा सिस्टम तैयार करेगा। तो वो सेंट्रल प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन जो था उस समय का, वो प्लानिंग कमीशन थी। फिर बाद में प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया और उसे रिप्लेस कर दिया नीति आयोग। तो नीति आयोग के आने के बाद प्लानिंग कमीशन का रोल लगभग खत्म हो गया, और अब आगे की जो प्लानिंग होने लगी आफ्टर 12th 5 ईयर प्लान, वो पूरा काम नीति आयोग करने लगा। फंक्शंस हैं प्लानिंग कमीशन के। प्लानिंग कमीशन का पहला काम ये होगा कि वो रिसोर्स का एस्टिमेशन करेगा कि कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज कितने हैं। उस कितने रिसोर्सेज के हिसाब से वो प्लान तैयार करेगा, भाई क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। फैक्टर्स डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट को सजेस्ट करेगा कि क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, रुकावटें आ सकती है हमें अपनी प्लानिंग को अचीव करने में। और जो हमने प्लान किया है उसको समय समय पे इवेल्युएट करने का भी काम करेगा। लाइक हमने जो टारगेट डिसाइड किया था कि 2002 तक ये अचीव कर लेंगे, 2017 तक ये अचीव कर लेंगे, तो वो हम एक्चुअल में अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए, उसकी स्पीड कितनी रही, और क्या डेविएशंस आए, क्या हर्डल्स आ रहे हैं, और कैसे उसे अचीव किया जाए। तो उस प्लान का इवेल्युएशन करने का काम भी प्लानिंग कमीशन करेगा।
पूरे अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो तीन टाइप की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेसिकली गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहता है, लगभग नहीं रहता है इसमें। पूरा जो फोर्स रहता है वो मार्केट फोर्स रहता है, डिमांड सप्लाई के हिसाब से काम होता है, कैपिटलिज्म ज्यादा होता है वहां पे, मेन मोटिव प्रॉफिट होता है। सोशलिस्ट अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का पूरा पूरा कंट्रोल होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, सारे रिसोर्सेज का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है। गवर्नमेंट जब है तो काम कौन होगा, काम कैसा होगा, प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होगा, वहां पे सोशल वेलफेयर वाला काम ज्यादा रहता है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना, लोगों के बेनिफिट के लिए काम करना, और जितना भी कंट्रोल होता है रिसोर्सेज का वो सब गवर्नमेंट के पास रहता है। मिक्स्ड इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो ऐसी इकोनॉमी जहां पे गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करती है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी रहते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स भी होते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे एक छोटे से बेसिस के फॉर्म में बनाया है, जैसे कि कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कैपिटलिज्म में कौन होगा, मार्केट फोर्स। मार्केट फोर्स का मतलब डिमांड सप्लाई। यहाँ पे सोशलिस्ट हैं तो गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी में, और मिक्स इकोनॉमी में गवर्नमेंट और मार्केट दोनों का रहेगा। मोटिव, मोटिव मतलब ऑब्जेक्टिव। कैपिटलिज्म है प्रॉफिट मोटिव रहेगा, वो लोग सर्विस मोटिव के लिए काम नहीं करेंगे। बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, बड़े कैपिटलिस्ट हैं, वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेंगे। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होगा वहां पे सोशल वेलफेयर वाला ज्यादा काम होगा, वहां पे ज्यादा सोशल वेलफेयर को ध्यान रखा जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं होगा। और मिक्स इकोनॉमी में प्रॉफिट और सोशल वेलफेयर दोनों रहेगा। अगर हम बात करेंगे कंज्यूमर सोविनिटी की तो कैपिटलिज्म में कंज्यूमर सोविनिटी होती है। कंज्यूमर सोविनिटी मतलब कंज्यूमर की आजादी, कंज्यूमर के पास चॉइस होगा। कैपिटलिज्म है बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो कंज्यूमर के पास ऑप्शंस हैं कि वो ए प्रोडक्ट खरीदे, अच्छा नहीं लग रहा, हाई प्राइस है, बी में चले जाए, सी में चले जाए, डी में चले जाए, तो वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट को चेंज कर सकता है। कंज्यूमर के पास आजादी है, ऑप्शंस हैं। जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में कंज्यूमर सोविनिटी, कंज्यूमर इंडिपेंडेंट नहीं होता, उसके पास ऑप्शंस नहीं होते। और मिक्स इकोनॉमी में भी कंज्यूमर सोविनिटी होती है। अगर हम रिसोर्सेज की बात करें, नेचुरल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज की, तो कैपिटलिज्म में कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पूरा कंट्रोल होता है। सोशलिस्ट में गवर्नमेंट कंट्रोल करती है रिसोर्सेज को, और मिक्स्ड में दोनों का कंट्रोल रहता है। प्राइस की अगर हम बात करें कि गुड्स का प्राइस कैसे डिसाइड होगा, तो कैपिटलिस्ट में मार्केट फोर्स। मार्केट फोर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जब भी मैं वर्ड मार्केट फोर्स यूज करता हूं, इसका मतलब है डिमांड सप्लाई। इसका मतलब है डिमांड और सप्लाई, मतलब यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के इक्विलिब्रियम के हिसाब से प्राइस डिसाइड होगा। मैं, आप या कोई गवर्नमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड नहीं करेगी। सोशलिज्म है तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और मिक्स इकोनॉमी में गवर्नमेंट और मार्केट दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं गुड्स का प्राइस क्या होगा। अब हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं प्लानिंग के, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव और एक है शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। देखिए दोस्तों, आपको लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ना याद करने की जरूरत नहीं, मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। आप क्या चाहते हो कि इंडिया में आने वाले 10 to 15 ईयर्स के बाद इंडिया में क्या होना चाहिए, किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, उसे आप लॉन्ग टर्म में डाल दो। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे अच्छा चाहिए, एजुकेशनल स्टैंडर्ड इंप्रूव होना चाहिए, हेल्थ स्टैंडर्ड इंप्रूव होना चाहिए, इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होने चाहिए, पावर्टी कम होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस, हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, जीडीपी बढ़नी चाहिए, पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए, नेशनल इनकम राइज होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें, तो आपको ना इसमें जो भी बुक में दिया होगा, किसी भी बुक में दिया होगा, तो आपको जरूरी नहीं है कि वो पांचों पॉइंट को या वो 10 पॉइंट को याद करना है। आप अपने मन से भी जो जनरलाइज आप चाहते हो कि इकोनॉमी में क्या होना चाहिए आने वाले 10 साल में, वो सारे पॉइंट्स अपनी मर्जी से लिख सकते हो। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट आउट किए हुए, कि पहला तो है कि ये डेवलपमेंट का रेट बढ़ना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर, और सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस भी होना चाहिए। इनकम डिस्पैरिटीज कम होनी चाहिए, अमीरी गरीबी का फर्क थोड़ा दूर हो, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंट हो, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो, इंडस्ट्रीज हो, टेक्नोलॉजी हो, आर्म्स एंड एम्यूनेशन हो, हमारी कंट्री सेल्फ डेवलप, सेल्फ डिपेंडेंट हो, हमें किसी और पे भरोसा या डिपेंडेंट ना रहना पड़े, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स है जो हमें याद करना है कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में क्या क्या होना चाहिए। अगर मैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव में दोस्तों आपको ना डेटा याद करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे कंट्री में सबसे पहला जो 5 ईयर प्लान आया वो 1951 से 1956 के बीच में आया,
अब यहाँ पे क्या होगा, देखो हर प्लान में कुछ कॉमन चीजें हैं और एक कुछ यूनिक चीजें, तो आप हर प्लान का यूनिक याद कर लो और बाकी दो चार पॉइंट कॉमन होंगे, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेल्फ रिलायंस, पॉवर्टी रिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये कुछ जनरल पॉइंट्स ही आप हर जगह लिख सकते हो और हर एक 5 ईयर प्लान का कुछ एक यूनिक होगा। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया, सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया। ऐसे हर एक 5 ईयर का कुछ एक यूनिक फीचर होगा, यूनिक टारगेट होगा। आप उन यूनिक टारगेट्स को बस याद कर लो, एक एक दो दो। बाकी आपके पास चार पांच पॉइंट मैंने आपको कॉमन बता दिया, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पर कैपिटा इनकम राइज करना, इंक्रीज करना, पॉवर्टी रिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ऐसे कॉमन पॉइंट आप हर जगह लिख सकते हो। थर्ड 5 ईयर प्लान में हम सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते थे फूड ग्रेन्स में। बाकी देखो वही पॉइंट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सोशल डिस्पैरिटीज, इनकम डिस्पैरिटीज। फोर्थ 5 ईयर प्लान, अच्छा मैं आपको एक और यहाँ पे ट्रिक सिखाता हूँ कि होता क्या है। देखिए आप यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 51 से 56 तक चला, 56 से 61 सेकेंड 5 ईयर प्लान, 5 ईयर्स का गैप, 61 से 66। अच्छा ये सेम ईयर क्यों है मैं आपको बताता हूँ। ये 1 अप्रैल 1951 से चालू हुआ और 31 मार्च 1956 तक चला। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगेन चालू हो जाएगा 1 अप्रैल 1956 से, एंड देन 61, देन 61 टू 66। तो ये थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा 66 में खत्म होने के बाद आप देखेंगे फोर्थ 5 ईयर प्लान 69 में चालू हो रहा है। मतलब वहां पे 3 इयर्स के गैप आ गए। 3 इयर्स के वन ईयर हमको प्लान बनाने पड़े, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, इकोनॉमी दिक्कत में थी, तो इसलिए हमें वन ईयर के प्लान बनाने पड़े। देन 1969 से 74 चला फोर्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान 74 से 79 चला। अगेन हमने यहाँ पे टारगेट बनाया था पॉवर्टी एलिमिनेशन, पॉवर्टी खत्म करना। बाकी देखिए सेल्फ रिलायंस यहाँ भी है, सेल्फ रिलायंस यहाँ भी है। जैसे मैं आपको बताया कुछ कॉमन पॉइंट्स रहेंगे। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान देखिए 79 में खत्म हुआ और ये 80 में चालू हुआ। फिर यहाँ पे 1 ईयर का गैप हो गया, 1 ईयर प्लान लाना पड़ा। उसके बाद फिर 5 ईयर प्लान चालू हुआ, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान 1980 से 85, जहां पे हमने मेन फोकस किया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। फिर आप देखेंगे सेवंथ 5 ईयर प्लान 85 से 90 में चालू हुआ और फिर 90 से फिर अगेन एट्थ 5 ईयर प्लान 92 से चालू हो रहा है। अगेन यहाँ पे 2 इयर्स का गैप हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या लाया था, अगर आपको ध्यान होगा, हमने एलपीजी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसके कारण हमारे यहाँ पे थोड़े से इकोनॉमिक दिक्कतें, प्रॉब्लम आई थी। तो 1991 के पहले थोड़ी इकोनॉमी स्लगिश थी, आउटडेटेड थी, इसीलिए हमने 1990 और 92 के बीच में गैप करना पड़ा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने के कारण, एलपीजी पॉलिसी के कारण। और फिर 92 से जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी 5 ईयर प्लान चलता रहा, फिर उसमें कोई भी ब्रेक नहीं आया, फिर उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। तो एट्थ 5 ईयर प्लान 92 से 97 चला। यहाँ पे मेन काम क्या था, प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करना। नाइन्थ 5 ईयर प्लान 97, देखिए एट्थ यहाँ पे कब खत्म हो रहा है, 97 में खत्म हो रहा है। उसके बाद जो नाइन्थ है वो 97 से 2002, यहाँ पे हमने ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्वालिटी पे ध्यान दिया। बाकी से वही पॉइंट्स हैं, देखो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेल्फ रिलायंस। 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007 तक चला। यहाँ पे हमने ह्यूमन डेवलपमेंट और पर कैपिटा इनकम पे फोकस किया। उसके बाद 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 12 और 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 2017। और उसके बाद फिर नीति आयोग आया, तो ये 5 ईयर प्लान का सिस्टम हट करके नीति आयोग का एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हम चले गए थे। 1991 तक हमने जो इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई या यूज की है, उसके कुछ फीचर्स थे। जैसे मैंने बताया कि 1991 ही हमने क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि 1991 के बाद हमने एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की स्ट्रेटेजी यूज करी। तो उसके पहले हमारी इकोनॉमी बहुत ही स्लगिश थी, बेकार थी, बहुत आउटडेटेड टेक्निक हम यूज करते थे। ज्यादातर हमारा जो भरोसा था, डिपेंडेंसी थी, वो पब्लिक सेक्टर पे थी, मतलब सरकारी कंपनी पे थी। प्राइवेट सेक्टर्स का बहुत ज्यादा रोल नहीं था, सरकार उसे रेगुलेट करती थी, लाइसेंसिंग राज उस समय चलता था। गवर्नमेंट ने हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए काम किया। फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है दोस्तों, फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए हमने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, जो आपको यहाँ पे पॉइंट दिख रहा होगा लास्ट में, वो, या इसको हम बोल सकते हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, ये गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपनाया, गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया कि हमें फॉरेन कंपटीशन से अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, छोटे जो व्यापारी हैं, छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, उनको बचाना है, ताकि हम डोमेस्टिकली गुड्स को प्रोड्यूस कर सकें और कंपटीशन के कारण ये छोटे बिजनेस बंद ना हो जाए, तो ये छोटे बिजनेस भी चलते रहे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलती रहे। इसके लिए हमने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी
अडॉप्ट किया। तो ये हमारे कुछ फीचर्स थे 1991 तक जो हमने काम किया। अचीवमेंट्स क्या क्या रहे हमारे इंडियन प्लानिंग के, तो हमने नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम डेफिनेटली ग्रो किया। उतना ज्यादा ग्रो नहीं हो पाया भले ही, लेकिन हाँ कुछ हद तक हमने काफी कुछ कंपैरेटिवली 51 से अभी तक 1991 तक हमने अपने नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया। नो डाउट एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन हुआ, कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, फॉरेन कैपिटल्स जो इंडिया में थोड़ा बहुत आने लगा, कैपिटल फॉर्मेशन का रेट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट्स का रेट बढ़े, बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर काफी डेवलप हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने फोकस किया तो कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर भी में भी ड्रास्टिक चेंजेस आए थे, बैंकिंग इंश्योरेंस फिनांस इन सब में काफी अच्छे चेंजेस आए। हेल्थ सेक्टर के हमने क्वालिटी इंप्रूव किया, लिटरेसी रेट हमारा बढ़ा, एजुकेशन के एजुकेशनल अटेनमेंट का रेट बढ़ा। तो थोड़ा बहुत हम डेफिनेटली अचीव अच्छा कर पाए 51 के कंपैरिजन में 91 तक की अगर हम 40 साल की बात करें तो डेफिनेटली ओवरऑल हर चीजों में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, कैपिटल फॉर्मेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब में हमने कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से अचीव किया, कुछ हद तक हम डेवलप हो पाए। बट डेफिनेटली पूरे पूरे तो हम डेवलप नहीं हो पाए 1991 तक, तो हम कुछ फेल हो गए, कुछ चीज हम अचीव नहीं कर पाए। क्योंकि पहला था अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी बढ़ रहा था, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा था धीरे धीरे, तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी क्या हो रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था। पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम तो डेफिनेटली बढ़ी, पर उतने रेट से नहीं बढ़ पाई जिस रेट से बढ़नी चाहिए थी। और इनकम डिस्पैरिटीज बढ़ गई थी, अमीरी और गरीबी का फर्क बढ़ रहा था, अमीर अमीर होता जा रहा था, गरीब और पुअर होता जा रहा था, तो एक इनकम डिस्पैरिटी डिफरेंस और बढ़ रहा था। इकोनॉमिक इनस्टेबल थी, इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं थी, बार बार फ्लक्चुएशंस आ रहे थे। हमने देखा भी कि जब 5 ईयर प्लान में बीच बीच में हमको 5 ईयर प्लान को बंद करके फिर 1 ईयर प्लान लाना पड़ रहा था, क्योंकि इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस बहुत चल रहे थे, वॉर कंडीशन थी, इकोनॉमिक बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं चल रही थी। और हमारे पास उतने ज्यादा, देखो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप किया पर उतना डेवलप नहीं हो पाया जितना होना चाहिए, या जिस लेवल पे हमारे जो साथ वाली कंपीटिंग कंट्रीज हैं वो जो डेवलप कर पाए, जितना वो डेवलप कर पाए उतना हम डेवलप नहीं कर पाए। तो ये कुछ फेलियर्स थे, ये कुछ माइनस पॉइंट्स थे जो हम अचीव नहीं कर पाए हमारे प्लानिंग के दौरान। तो दोस्तों सेकेंड चैप्टर के लिए, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सेकेंड चैप्टर के लिए इतना ही। होप कि मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, आपको समझ में आए होंगे। मैं इस चैप्टर को शॉर्ट और समराइज फॉर्म में आपके लिए लाया हूं। अगले किसी वीडियो में फिर हम किसी नए चैप्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।